ठीक है। तो आज हमारे इस लेक्चर सीरीज़ का, जिसमें हमने 7 डेज़ रखा था, आज सेकंड डे है। पिछले लेक्चर्स में जैसे कि हमने देखा कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने ली कि आयुर्वेद कैसे इस यूनिवर्स में आया, क्या उसके रीज़न थे, क्योंकि इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिना किसी कारण के अवतरित होती हो। तो हमने वो रीज़न्स देखे कि क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से आयुर्वेद इस यूनिवर्स में आया, उसको लाया गया, क्या उसकी नीड पड़ी। फिर हमने देखा कि आयुर्वेद को समझने के लिए एक गुड डिसाइपल होता है, एक गुड शिष्य, उसको कैसे बनना है। मैंने आपको बताया कि सभी के अंदर कैपेबिलिटी है वो चीज़ लेने की। थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना है, उसके लिए मैंने आपको सभी को ब्रीफ किया कि एक आइडियल डिसाइपल कैसे होता है। फिर हमने देखा कि उस आइडियल डिसाइपल को अचीव करने के लिए हमें क्या बेसिक चीज़ हमें करनी चाहिए। तो हमने जाना कि कैसे आचार्य चरक ने इंस्ट्रक्ट किया है कि आपको दृष्टा बनना है, साक्षी भाव आपने रखना है, कैसे अपने माइंड को साइलेंट करना है, ताकि जो हम जर्नी पे जाने वाले हैं अभी, उस जर्नी में अगर आपने पूरी तरह से बेनिफिट लेना है, पूरी तरह से आनंद प्राप्त करना है, तो आपको अपने आप को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो चीज़ें हम पहले से करते आ रहे थे वो हमें छोड़नी पड़ेंगी। अगर कुछ नया सीखना है, अगर चरक सुश्रुत की सोच पे चलना है, तो हमें उनके जैसा बनना पड़ेगा। तो वो हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी। फिर हमने ये देखा कि आयुर्वेद जब आत्रेय इंद्र के पास गए तो थोड़े से समय में उन्होंने कैसे आयुर्वेद को इंद्र से सुना। तो मैंने ऐसे आपको बताया कि आयुर्वेद जो है वो 3 सूत्रों पर पूरा समर्हित किया जा सकता है। अगर आयुर्वेद को कॉम्पैक्ट करना चाहें तो 3 सूत्रों पे उस पर पूरा किया जा सकता है। वो है हेतु, लिंग और औषध। कॉजेटिव फैक्टर, जिसको आप निदान भी बोलते हैं, सिम्टम्स या प्रेजेंटेशन, rather I would say clinical presentation, और औषध, मेडिसिन। अब इसमें मेडिसिन द्रव्य वाली भी आ सकती है विद ड्रग्स और विदाउट ड्रग्स। तो अगर आयुर्वेद को हम एक्युमुलेट करना चाहें, इसको पूरा कंपैक्ट कर दें, तो ये 3 चीज़ों में आयुर्वेद को कंपैक्ट किया जा सकता है। जैसे बोल रहे हैं हेतु, लिंग, औषध। अब आगे हम जो इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, जो अब हम आगे पढ़ेंगे, वो इसी का विस्तार पढ़ेंगे, इसी की एलेबोरेशन पढ़ेंगे, इसी की डिटेल पढ़ेंगे, और जब हम एंड करेंगे तो इसी में एंड करेंगे। अभी बेशक आपके लिए समझ पाना या इसको पूरा असेस कर पाना इतना आसान ना हो, लेकिन जब हम पूरी यात्रा कर लेंगे, जब हम पूरी कंप्लीट जर्नी कर लेंगे आयुर्वेद की लर्निंग की, तब आप समझ पाओगे कि सच में आयुर्वेद 3 सूत्रों में पिरोया जा सकता है। तो दोस्तों, आज जो मैं लेक्चर आपको समझाने जा रहा हूँ, जो हम जिस चीज़ की डिस्कशन करने जा रहे हैं, हमने देखा कि आयुर्वेद क्या है, क्या इसकी उत्पत्ति के कारण बने। आज हम देखना चाह रहे हैं कि डिजीज़, रोग, वो कहाँ से उत्पन्न होता है, रूट काज ऑफ द डिजीज़।
अगर मैं आपसे भी पूछूं कि रूट काज क्या है, तो आप में से मोस्ट ऑफ द वैद्य मुझे बताएंगे कि मिथ्या आहार विहार करने से, दोषों का विषम गति होने से डिजीज़ उत्पन्न होती है। मोस्ट ऑफ टाइम हमारे दिमाग में यही रहता है, क्योंकि हमने जिस लेवल तक पढ़ा है, जिस लेवल तक हमें आचार्यों ने या हमारे प्रोफेसर्स ने, हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया है, वो लिमिटेड है मिथ्या आहार तक। मिथ्या आहार विहार। लेकिन मैं आपको आज कहने वाला हूं, जब आप में से भी कुछ वैद्य जो इस चीज़ से संतुष्ट ना होते हों, इस पॉजिटिव फैक्टर से संतुष्ट ना होते हों, उन्होंने कभी ना कभी सोचा होगा कि क्या इससे भी कोई पीछे कोई चीज़ है जिससे कि मिथ्या आहार विहार होता है, क्या इससे भी कोई रूट है इससे पीछे जहाँ से डिजीज़ ओरिजिनेट होती है। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या जीरो से, स्टार्टिंग पॉइंट से, जीरो से व्याधि कहाँ से स्टार्ट होती है। तो आज हम वही देखने वाले हैं। दोस्तों, इसका रेफरेंस अगर मैं आपको बताऊं तो हमें हमारी गीता में जाना पड़ेगा। तो रूट काज ऑफ द डिजीज़, दोस्तों शायद आपको पता हो, मैक्लोडगंज में एक पुराने वैद्य थे जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट करते थे हिमाचल में। अब उनकी डेथ हो गई है, जो कि दलाई लामा के फिजिशियन थे। मैं उनसे काफ़ी देर उनके साथ भी रहा हूँ कैंसर की प्रैक्टिस में। तो रूट काज हम डिस्कस करते थे, क्योंकि वो भी काफ़ी आयुर्वेद से जुड़ा हुआ पैथी है जो कि जो वहाँ पे फॉलो होती है। तो रूट काज जो हर एक डिज़ीज़ का बनता है, उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम अपने एंशिएंट ग्रंथ, हमारा पवित्र ग्रंथ गीता में जाते हैं। तो गीता में अर्जुन जब कृष्ण को पूछता है कि अगर हमें सब कुछ पता है कि सही क्या है गलत क्या है, तो फिर हमसे गलत काम कौन करवा रहा है, और अगर गलत चीज़ है दुनिया में, अगर कोई दोष है, तो दोष परमात्मा ख़त्म क्यों नहीं करता। गॉड जो है, वो जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, जो नेगेटिव दोषाज हैं, उनको ख़त्म क्यों नहीं करता। अगर हमें पता है कि भाई ये चीज़ गंदगी है या ये गलत चीज़ है, तो प्रकृति उसको ख़त्म क्यों नहीं करती। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि इसके पीछे एक लॉजिक है। प्रकृति या गॉड कह लो या अस्तित्व कह लो, ये हमेशा से एक साइड कभी नहीं रहा है। अगर नेगेटिव फोर्स है कहीं, इधर पॉजिटिव है, तो प्रकृति के लिए दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों चीज़ें उसके लिए नेसेसरी है, दोनों चीज़ें उसके लिए ज़रूरत है। आप ऐसा समझ लो कि ये एक कॉइन है, इसमें एक साइड में हेड है, एक साइड में टेल है। तो आप हेड को नहीं रिमूव कर सकते, आप दोनों साइड रहेंगी। आप अकेला दिन को रिमूव नहीं कर सकते, रात भी रहेगी। उसी प्रकार अकेला सुख दुख को रिमूव नहीं कर सकते, आप सुख भी आपके साथ रहेगी। तो फिर कृष्ण बोलते हैं कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी गलत काम हमसे हो जाते हैं या गलत चीज़ें एग्रावेट हो जाती। दोस्तों,
कृष्ण जी ने इसकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन की है। आचार्य चरक भी इस पर बोलते हैं इंद्रिय स्थान पे, लेकिन वो मात्र एक संकेत करते हैं। मात्र एक, जब उनका शिष्य उनसे आत्रेय जी से पूछता है तो वो मात्र एक सांकेतिक श्लोक में बोलते हैं। अगर उसका भावार्थ समझना हो, देखो, सॉरी इंटरप्शन के लिए, ह्यूमन बीइंग जो है दोस्तों, उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है। अगर आप अपनी विज़न थोड़ी सी घुमाओ, अगर आप अपना इर्द गिर्द देखो, तो बाकी जो प्रजातियां हैं, बाकी जो लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे प्लांट्स कह लो या एनिमल्स कह लो, ये एक सेट पैटर्न फॉलो करते हैं, ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करते हैं, ये प्रकृति को फॉलो करते हैं, ये प्रकृति से डिविएट नहीं होते। हाँ, जो जानवर इंसान के संपर्क में है वो डिविएट हो जाते हैं, उनको हम डिविएट कर देते हैं, लेकिन जो खुद ब खुद रह रहे हैं वो प्रकृति के सामंजस्य के साथ चलते हैं। सपोज करो आप किसी भैंस को कह लो, खाना खा रही है वो, आप उसको, अब वो सटाइटी हो गई है, उसको फुल हो गई, आप उसको जितना मर्जी उसका फेवरेट खाना उसके सामने रख दो, वो नहीं खाएगी। अगर वो बीमार है और उसकी बॉडी कह रही है कि तुम लंघन करो, तो वो लंघन करेगी, आप जो मर्जी जोर जबरदस्ती कर लो, लेकिन वो नहीं खाएगी। तो वो एक सेट पैटर्न फॉलो करते हैं, क्योंकि वो खुद फॉलो नहीं करते, उनके अंदर एक चीज़ की कमी है जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर है, और यही चीज़ ह्यूमन बीइंग के लिए प्लस फैक्टर भी है और नेगेटिव फैक्टर भी है। और वो क्या चीज़ है? वो है विजडम, राइट टू चूज, इन दोनों को मिला के, या मैं आपसे कहूं वो है फ्रीडम। ह्यूमन बीइंग एक सीढ़ी पर खड़ा हुआ है, वो अगर चाहे तो ऊपर चढ़ सकता है, वो अगर चाहे तो चरक बन सकता है, सुश्रुत बन सकता है, भागवत बन सकता है, बुद्ध बन सकता है, महावीर बन सकता है, और अगर वही चाहे तो ओसामा बन सकता है, हिटलर बन सकता है, चंगेज खान बन सकता है। तो ये जो विजडम की पावर है, फ्रीडम की जो पावर है, यही उसके दोषों का कारण बनती है, यही व्याधि उत्पन्न करती है। और डिटेल में समझेंगे हम। कृष्ण कहते हैं कि रजस और तमस, दो फोर्सेस हैं जो कि पैरेलल रन कर रही है यूनिवर्स में, पैरेलल रन कर रही है। अगर ये 50% है तो ये भी 50% है। अब ह्यूमन बीइंग की एक फ्रीडम है कि वो किसी दोनों की तरफ डेविएट हो सकता है। अगर वो तमस की तरफ डेविएट होता है तो एक पॉइंट होता है कि जो उसकी खुद की इंटेलेक्ट है, जो उसके अंदर बैठी हुई चीज़ है, जो कि हम सभी के अंदर है, जो एग्जिस्टेंस है, जो अंदर का जो प्रज्ञा है, इसको आचार्य चरक प्रज्ञा बोलते हैं। अगर वो प्रज्ञा उसको इंडिकेट करती है, उसको थोड़ा सा संकेत देती है कि भाई तमस की तरफ मत जा, देयर कुड बी फैटल कॉन्सिक्वेंसेस, यहाँ पे जाओगे आपका कोई दोष बढ़ सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर वो उस प्रज्ञा की सौन को ना सुनते हुए तमस की तरफ चला जाता है, तो एक टाइम आने के बाद वो चाहकर भी इस तरफ नहीं आ सकता। इसको और डिटेल में आचार्य चरक कहते हैं इंद्रिय स्थान में कि
सपोज करो आपके पास दो ऑप्शन आए, क्रोध और शांति। एक सिचुएशन बनी जहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन, आपके हमेशा दो ही ऑप्शन होते हैं लाइफ में, हमेशा दो ही ऑप्शन होते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है, दो ऑप्शन होते हैं, आपको में से एक को चूज करना पड़ता है। दो ऑप्शन आए, आपने अगर क्रोध को चूज कर लिया, कोई सिचुएशन आई आपके सामने, किसी के साथ बहसबाजी होगी, अगर आपने क्रोध को चूज कर लिया, थोड़ा सा डेविएट हो गए, तो जब आप डेविएट हो रहे होंगे आपको थोड़ा सा प्रज्ञा आएगी आपके अंदर कि यार रुक जाता हूँ, नहीं बढ़ता हूँ। लेकिन अगर आप रुकते नहीं हो तो एक स्टेज आने के बाद आप रोकना भी चाहो तो रुक नहीं पाओ। एंड सेम गोज विद दिस आल्सो। सो कृष्ण जी कहते हैं कि अगर आपने जिस शक्ति की तरफ डेविएट हो गए, जिस दोष की तरफ, जिस भाव की तरफ अगर आप डेविएट हो गए, एक लिमिट तक आप रोक सकते हो, लेकिन एक लिमिट के बाद वो आपके बस में नहीं है। इसलिए आपको ये लगता है कि कोई चीज़ हमसे बलपूर्वक कराई जा रही है या अपने आप हो रही है, मैं तो चाहता हूँ कि मैं शांत रहूँ, मैं तो चाहता हूँ कि मैं प्रेम पूर्वक रहूँ, लेकिन मुझे कोई क्रोध दे देता है, मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, कोई चीज़ अपने आप हो जाती है। वो अपने आप नहीं होती है, सब कॉन्शियस लेवल पे हम ही उसको पनप रहे हैं, हम ही उसको फूड दे रहे हैं। लेकिन क्या है कि इतने थॉट्स हमारे अंदर हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, इतने विचार हमारे अंदर हैं कि वो जो प्रज्ञा की आवाज़ जिसकी आचार्य चरक बात कर रहे हैं वो दब जाती है। तो जब रजस और तमस में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट होती है तो मानसिक दोष प्रकोपित होते हैं। मानसिक दोष जब दोनों में से एक प्रकोपित होता है तो व्याधियां उत्पन्न होती हैं, फिर उसके आगे शारीरिक दोष उत्पन्न होते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होती है व्याधि, अगर मैं आपसे कहूँ, वो है हमारी चॉइस से। अगर हम दोनों को बराबर में ले ले, जिसको मध्यम मार्ग बोला है, जिसको बोला गया है बैलेंस, जिसको बोला गया है दोषों का सम अवस्था, तो एक चीज घटती है जिसका नाम है सत्व। आचार्य भागवत कहते हैं कि ना तो आपने तमस को पूरा ना कहनी है, ना रजस को पूरा एक्सेप्ट करना है, दोनों को बैलेंस का नाम ही सत्व है। क्योंकि दोनों फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस की अपनी अपनी वैल्यू है। क्रोध की भी वैल्यू है, क्रोध एक ऊर्जा है, सकारात्मक में रखोगे तो वो ऊर्जा आपको सकारात्मक परिणाम देगी। क्रोध की ऊर्जा को करुणा में कन्वर्ट किया जा सकता है। हम जैसे आगे देखेंगे कि कैसे नेगेटिव फोर्सेस को हम पॉजिटिव फोर्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रोध को हम करुणा में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोह को हम दान में कन्वर्ट कर सकते हैं, ईर्ष्या को हम दया में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के जो विकार हैं हम सभी को कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको आचार्य चरक उसमें वेग धारणीय अध्याय में बताते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे अगर हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे कि कैसे जो आचार्य चरक हमसे कह रहे हैं कि दबाना नहीं है, वो बेसिकली वो गलत उसकी व्याख्या है। वो धारण करना नहीं है, अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करना है कि वो फोर्सेस, वो वेग हम में जगे ही ना। तो जब रजस और तमस में से कोई एक चीज़ हम सेलेक्ट करते हैं तो व्याधि उसके हिसाब से आगे चलती है। तमस को सपोज कर हमने सेलेक्ट कर लिया, हम तामसिक हो गए, तो तमस के रिलेटेड जितने भी आहार विहार होंगे वो मनुष्य करना स्टार्ट कर देगा। अब क्यों स्टार्ट करेगा, सूत्र स्थान में आचार्य चरक बोल रहे हैं, वो इसलिए करेगा क्योंकि जब एक्सेसिव तामसिक आप हो जाओगे तो धी धृति होना चाहिए,
बाहर जाके बोल दो उनको कि वो 8 बजे आ जाएंगे, ठीक है। तो दी धृति स्मृति विभ्रष्ट हो जाएगी। एक्सेसिव कोई भी फोर्स, जब अगर हम राजसिक की तरफ भी चल जाए, एक्सेसिव राजसिक की तरफ चल जाए, तामसिक की तरफ चल जाएंगे, तो हमारा दी धृति स्मृति विभ्रष्ट हो जाती है। और जब दी धृति स्मृति विभ्रष्ट होती है तो प्रज्ञापराध होता है। प्रज्ञापराध क्या है? बेसिकली प्रज्ञापराध क्या है कि जो चीज आपके अनुकूल है उसको ना करना, आपके प्रतिकूल करना। सपोज करो आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपको खट्टा खाना आपके लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन आप दी धृति स्मृति से विभ्रष्ट होकर प्रज्ञापराध करोगे, आप खट्टा खाओगे, क्योंकि जो अंदर की आवाज़ है, जो एग्जिस्टेंस ने आपको दी है, जो प्रज्ञा की आवाज़ है, वो खत्म हो गई है, वो नल्लीफाई हो गई है। अब आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो अगर आप ब्रॉडली देखो तो जो रोग हम उत्पन्न होता है हमारी बॉडी में, उसका कारण यही बनता है कि जो एग्जिस्टेंस के साथ हमें चलना है, अपनी बॉडी के साथ हमें चलना है, वो ना चलते हुए हम विपरीत कर जाते हैं। मिथ्या आहार विहार और क्या है? मिथ्या आहार विहार कोई जानबूझ के तो करता नहीं है। अगर आपको पता चल जाए कि ये जहर है तो आप जानबूझ के तो खाओगे नहीं। तो क्या चीज़ है जो जानबूझ के खवाई जाती है? वो कारण कृष्ण जी कह रहे हैं कि एक्सेसिव नेगेटिव फोर्स की तरफ चले जाना या एक्सेसिव इस फोर्स की चले जाना, जिसकी वजह से प्रज्ञापराध हो जाता है। और प्रज्ञापराध होने की वजह से जो इंटेलेक्ट है हमारी, जो हमारी धी धृति स्मृति है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, वो ख़त्म हो जाती है। हमारी मेमोरी ख़त्म हो जाती है, पुराने एक्सपीरियंस हमारे ख़त्म हो जाते हैं। सपोज करो किसी पेशेंट को फर्मेंटेड फूड खाने से अम्लपित्त हो रहा है बार बार। अब क्यों हो रहा? क्योंकि वो खा रहा है, थोड़ा सा ठीक हो जाता है, फिर भी वो फर्मेंटेड फूड खा रहा है, क्योंकि उसकी स्मृति भी भ्रष्ट है। स्मृति क्यों भी भ्रष्ट है? क्योंकि वो एक्सेसिव तमसिक की तरफ चला गया था, अभी वो उसकी तरफ से वापस नहीं आ रहा है। हम उसकी चिकित्सा कर रहे हैं दोषों के लेवल पर। हमने दोषों के लेवल पर पित्त कम कर दिया, पेशेंट को लगा ठीक हो गया, लेकिन हमने मानसिक लेवल पर उसकी चिकित्सा ना की, उसको काउंसल नहीं किया, उसको समझाया नहीं, उसको पिन पॉइंट नहीं किया। तो जैसे ही दोष सम होंगे, थोड़े से औषध से ऑब्वियस सी बात है, सम होंगे दोष सम होंगे, वो दोबारा से फर्मेंटेड फूड खाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि रूट काज जहां पे पड़ा हुआ है। उसके पास तीनों चीजें नहीं है, धारण करने की शक्ति भी नहीं है उसके पास, उसको पता ही नहीं है उसकी चीज़ों, उसके लिए बेनिफिट क्या है। तो डिजीज मिथ्या और विहार तो एक विजुअल फॉर्म है जो सभी वैद्यों को दिखती है। ये गलत चीज़ खा रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, इसको ये चीज़ बंद कर दो। हम 100 चीज़ें बता देते हैं पेशेंट को, ये करो, ये बंद करो। अगर आप मेरे क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन में देखो तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए मना नहीं करता, मैं उस पर प्रेशराइज नहीं करता। क्योंकि होता क्या है, जिस चीज़ को आप बंद करवाओ ना, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अभाव इज मोर अट्रैक्टिव। ये सिंपल एक पेंडुलम की तरह है। देखो, व्याधियां हम आगे देखेंगे, या तो संतर्पण जन्य या अपतर्पण जन्य। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट क्या कर रहा होता है, या तो वो ज़्यादा खा रहा होता है या वो कम खा रहा होता है। किसी चीज़ से उसको प्रॉब्लम हो रही है, सपोज करो उसको अचार से प्रॉब्लम हो रही है, जब तक उसको प्रॉब्लम बड़ी एक्सेसिव हो जाती है वो छोड़ देता है, जब कम हो जाती है वो दोबारा से आ जाता है। सो पेशेंट हमेशा पेंडुलम की तरफ घूमता रहता है। यहाँ पे अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो उसको बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला जाता है, बिल्कुल छोड़ ही देता है, बिल्कुल नल कर देता है। बिल्कुल आप बोलोगे बिल्कुल टच नहीं करना, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, वो बिल्कुल इस स्टेज पर आ जाता है। अब क्या होता है, उस स्टेज पे वो उसको पुल कर रही है फोर्स इधर वाली, तो आप कितने दिन उसको करवा लोगे? वो फिर जब
दोष उसके शारीरिक दोष सम होते हैं, वो बिल्कुल ज़बरदस्त इसकी तरफ आता है, पेशेंट दोबारा से वो खाना स्टार्ट कर देता है। तो इसकी वजह से वो विशियस सर्कल में घूमता रहता है। हम क्या कर रहे हैं, दोषों को सम कर रहे हैं। ये सम स्टेज है ना, इसको मध्यम मार्ग भी बोला गया है। महावीर ने इसको मध्यम मार्ग बोला है। चरक इसको समता कहते हैं, दोषों की समता कहते हैं, है ना। तो अभाव जो है वो मोर अट्रैक्टिव होता है, वो और दूसरी, क्योंकि वो दूसरी फोर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। सो आप रैदर देन, मैं पेशेंट को ये बोलता हूँ कि अगर आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस कंडीशन में अगर आप नहीं खाते हो तो आप और तनावग्रसित होते हो। उसकी वजह से और मानसिक दोष बढ़ते हैं, और जब मानसिक दोष बढ़ते हैं तो रीज़न, जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, जो कॉजेटिंग फैक्टर है, उसको हम और स्ट्रांग करते हैं, और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, सप्लाई चेन और स्ट्रांग होती है। सो रोगों की जो रूट काज है वो मिथ्या आहार विहार कतई नहीं है, वो पेशेंट के थॉट पैटर्न पर है, उसके बिहेवियर पर है, उसके साइकोलॉजिकल थिंकिंग पर है, उसके सत्व और रजस की बैलेंस की अमाउंट पर है। सो मैं जब भी ऐसे पेशेंट को काउंसल करता हूँ तो मैं ऑलवेज फाइंड कि पेशेंट किसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन है। अगर आप देखो, आचार्य चरक कहते हैं कि मानसिक दोषों की चिकित्सा सिर्फ और सिर्फ आश्वासन समझाने से ही। आप पेशेंट को जितना काउंसल करते हो, जितना समझाते हो, वो उसी से ठीक होगा। मानसिक दोषों की चिकित्सा इसीलिए हमारे जितने ऋषि हुए, जो हमारे धार्मिक ऋषि हुए, उनके पास ज़्यादा रही। और आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत ने इस पे बहुत फोकस किया, लेकिन वो फोकस धीरे धीरे विलुप्त होता गया, क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे आ गए। उन्होंने सूत्रों में इनको कहा, लेकिन जो आगे आने वाली पीढ़ी थी, जो आयुर्वेद को आगे बढ़ा रही थी, वो उस चीज़ को कैच नहीं कर पाई, और धीरे धीरे वो चीज़ें सीमित होती गई। अकेला जो विजिबल चीज़ है उस पर तक हम आते कि पेशेंट क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, बस इसी पर सीमित हम हो गए। और वैद्य क्या करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम रिस्ट्रिक्ट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर कोई दिन में सो रहा है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, अगर कोई रात में जाग रहा है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन चिकित्सा उससे कभी भी सफल नहीं हो पाती। और जब तक आपको रूट काज नहीं पता चलता, व्याधि को जड़ से आप ख़त्म नहीं कर पाते, और व्याधि जड़ से ख़त्म नहीं कर पाते, आप समझ भी नहीं पाते। सो डिजीज़ हमेशा स्टार्ट्स होती है थॉट से। थॉट हमेशा डिजीज़ स्टार्ट करता है, रेदर देन डिजीज़। हर कोई एक्टिविटी थॉट से ही स्टार्ट होती है। आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ कि थॉट किस लेवल तक एक्ट करते हैं। थॉट ही पदार्थ बनते हैं। सुश्रुत कहते हैं विचार ही पदार्थ है, विचार ही बाद में पदार्थ बनता है, विचार ही फिजिकल फॉर्म में आता है। चक्रपाणी कहते हैं हर एक दोष का जो मूल है वो विचार है। स्मरण, उन्नीस सौ 20 के करीब एक कलकत्ता में एक स्टूडेंट था, लॉ का स्टूडेंट था। वो एक कॉलोनी में रहने गया। यहाँ की लैंडलॉर्ड एक बहुत पुरानी बुढ़िया थी, मतलब 90 के एज होगी उसकी, और वो बुढ़िया बिल्कुल, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, बिल्कुल वो अकेली थी।
उसके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी थी जिसमें वो कि टेनेंट्स रखती थी और उनसे मंथली जो रेंट लेती थी। रेंट तो लेती थी लेकिन बदले में जो उनको एमिनिटीज़ देनी होती थी वो नहीं देती थी। वो जो उनको फैसिलिटी देनी चाहिए वो नहीं दे पाती थी, और रेंट भी उसका मार्केट रेट से ज़्यादा था। अब जो उसकी लोकेलिटी थी वो बिल्कुल कॉलेज के साथ थी, तो लोग प्रेफर करते थे। अब लोग उससे बड़े तंग थे कि ये बुढ़िया बिल्कुल ठोक बजा के रेंट लेती है और बदले में हमें कुछ देती नहीं है। उसी में से उनका एक स्टूडेंट आया, फर्स्ट ईयर में था वो उस समय, वो गुजरात से था। वो जब उसने एडमिशन ली तो उसने देखा कि ये सभी प्रॉब्लम का रूट काज ये बुढ़िया है। उसने आसपास अपने सभी टेनेंट से बात की, सभी उससे दुखी थे कि ये कोई भी रिसोर्स हमें प्रोवाइड नहीं करती और रेंट भी इसका बड़ा हाई है। तो वो सोचने लगा कि यार ये इसने पैसा इतना करना क्या है, इसके ना आगे हैं पीछे ना कोई है, इसने इतना पैसा लेके करना क्या है। धीरे धीरे उसकी सोच बढ़ती गई, बीच बीच में फ्रस्ट्रेशन होनी, कई बार रेंट लेट हो जाना, तो जब उसने जाना तो बुढ़िया ने उसको डांटना, उसको वो बात भी चुभनी। थोड़ा ईगोस्टिक था वो। फिर साल बढ़ते गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हुआ, फिर उसके माइंड में ये सोच आने लगी कि यार ये मरती क्यों नहीं है, इतनी एज होगी मरती क्यों नहीं है। फिर वो यही सोचने लगा कि आज मरेगी कल मरेगी। बुढ़िया ने कभी खांसना या कोई बीमार होना तो उसने सोचने लगा कि मर जाएगी ये। उसने खुश होना, लेकिन बुढ़िया नहीं मर रही थी। 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, दूसरे साल उसको ये सोच डेवलप होगी कि यार कोई इसे मार क्यों नहीं देता। ये सोच उसको डेवलप होने लगी कि यार इतने लोग इससे तंग हैं, कोई इसे मार क्यों नहीं देता। लोगों से वो सोचने लगी, लोगों से वो बातें करने लगा जो अपने आसपास के लोग थे, यार इतने लोग दुखी हैं, इससे कोई मार क्यों देता, क्या पता चलना, और इसके आगे पीछे भी कोई नहीं है, किसने इसको इंक्वायरी करनी है। और उस टाइम 1920 की बात है, कोई रूल भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, कोई एविडेंस भी इतना नहीं मिल सकता था अगर आप कुछ कर जाते थे, कोई कैमरास वगैरह नहीं थे। ये सोच उसकी उस साल भी चली। फिर तीसरे साल उसको फ्रस्ट्रेट होता गया, क्योंकि जो एंगर था उसका, जो क्रोध था, एंगर था, जो फ्रस्ट्रेशन थी, वो उसकी डे बाय डे बढ़ रही थी उसके लिए। क्योंकि कम्युनिकेशन गैप था, बुढ़िया के साथ वो रह नहीं था, बुढ़िया किसी से बात करती नहीं थी, और बुढ़िया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसको उसके प्रति सिंपथाइज करे कि यार नहीं, अगर क्रोधी है तो ये इसकी बात अच्छी भी है, ऐसी कोई भी उसमें कोई बात नहीं थी। लास्ट के 4th ईयर तक आते आते उसके माइंड में ये थॉट आने लगा कि क्यों ना मैं इसे मार दूं। उसके माइंड में उसके लिए मर्डर का थॉट आने लगा। क्यों ना मैं मार दूं उसको, मैं मार दूंगा तो क्या पता चलेगा, कौन पूछेगा, इसका गला दबा दूंगा, एक मिनट में मर जाएगी। अब ये थॉट धीरे धीरे उसके माइंड में ग्रो होने लगा, बढ़ने लगा। एक दिन थोड़ी सी बात पे वो मिल्क लेने गया था उसके पास, और मिल्क उसको जो था क्वालिटी में उसको अच्छा नहीं लगा, उसको लगा कि इसमें पानी मिक्स हुआ। उसकी थोड़ी सी उसके साथ बहस होगी, और बहस होगी और उसने उसका गला दबा दिया, और बुढ़िया वो उसी टाइम मर गई। अब जब मर गई, वो अकेला था, बुढ़िया अकेली थी, वो मर गई तो वो रूम में आ गया। अब उसको यकीन नहीं हो रहा था कि यार ये मेरे हाथ से कैसे हो गया, मैं तो कभी ऐसे सोच के गया नहीं था, मैं कैसे होगा, कैसे मैंने मार दी। क्योंकि जैसे आपको पता है, हर एक गलत चीज़ के बाद गिल्ट फीलिंग पीछे आती है, हर एक क्राइम के बाद गिल्ट फील आती है। एवरी क्राइम कैरीज गिल्ट फीलिंग। नो मैटर आप जितने मर्जी हार्डकोर क्रिमिनल क्यों ना हो, अगर आप थोड़ी सी चोरी भी करते हो तो आपको गिल्ट फील आती है, और वही गिल्ट फील जो है वो कर्म बनती है, जिसको हम बोलते हैं ना संस्कार, कर्म, वो जुड़ जाती है। अब ये गिल्ट फील उसके साथ जुड़ गई, उसको लगा कि ये हो कैसे गया मेरे से। दिन रात अंदर ही अंदर वो घुटने लगा,
एक बार क्या हुआ कि पुलिस के सामने भी चल गया, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया 6 महीने की, उसने बोला कि मैंने ही मर्डर किया। पुलिस उसका यकीन नहीं करेगी, तुम क्यों मर्डर करोगे इसका। अब इस स्टोरी से ये पता चलता है हमें कि मर्डर इंस्टेंट नहीं हुआ, मर्डर करने के लिए उसको 3 से 4 साल लगे। कोई एक चीज़ थी ऐसी जो पनप रही थी, थॉट ऐसा था जो डे बाय डे उसको वो फूड दे रहा था, जो वो ग्रो हो रहा था। पहले वो थॉट था, बाद में वो एक्शन में आ गया, वो मटेरियल बन गया। पहले वो इनविजिबल था, बाद में वो विजिबल फॉर्म में आ गया। तो ये कहना गलत है कि इंस्टेंटली मर्डर हुआ। उसने मर्डर 3 साल से प्रिपेयर कर रहा था, वो अपने माइंड को अलाइन कर रहा था। तो कोई भी डिजीज हमारी बॉडी में एकदम से नहीं आती। मैं इतना तक आपको कह देता हूँ कि मिथ्या आहार, अगर आप गलत खाना भी कोई खा भी लेते हो तो वो इतना नुकसान नहीं करता जितना आप गलत थॉट से आपकी बॉडी को नुकसान होता है। सो जब आप गलत थॉट लेते हो तो इमीडिएटली आप अपने मानसिक दोष को प्रकोपित कर देते हो। मानसिक दोष जो है वो इमीडिएटली आपके शारीरिक दोषों को प्रकोपित करते हैं। इसकी बहुत आसान सी एग्जांपल आप सभी को समझ आ जाएगी, वो है IBS, जिसको हम गृहिणी भी बोलते हैं। पेट की बीमारियां जितनी भी हैं, आचार्य चरक कहते हैं कि मंदाग्नि रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस हैं, चाहे अर्श, अतिसार, गृहिणी, ये कर्मज रोग है। कर्मज रोगों को हमने गलत समझ लिया। कर्मज रोगों हमने क्या सोचते हैं कि कोई पाप कर्म किया होगा पिछले जन्म में, उसका भुगतान है, वैसा नहीं। कर्मज रोग मीन्स behavioral diseases, diseases originated from a wrong pattern of thoughts. और मैं आपको बता दूं कि कर्मज रोग अकेला अर्श, अतिसार, गृहिणी तक लिमिटेड नहीं है, सारे रोग कर्मज है। इवन की अभिघातज, आई विल प्रूव इन द लेटर फेजेस कि अभिघातज रोग तक कर्मज रोग है। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि अर्श, अतिसार, गृहिणी, मंदाग्नि का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आचार्य चरक बोलते हैं कि जो लोग हर्षित नहीं है, जो लोग दुखी रहते हैं, वो हमेशा मंदाग्नि से ग्रसित रहते हैं। अनहैप्पी पीपल आर प्रोन टू अग्नि रिलेटेड डिसऑर्डर। होता क्या है, अगर आप IBS के पेशेंट, आप सभी ने देखे होंगे, बहुत कॉमन है ये। अगर आप IBS के पेशेंट को गौर से देखो तो वो एक स्ट्रेसफुल पेशेंट होता है, एंशियस होता है। अगर आप उसका पूरा लाइफ सर्कल पढ़ो, उसकी एक्टिविटी पढ़ो, तो उसको वो हर चीज़ को सीरियस लेता है। बहुत ज़्यादा थॉट्स होते हैं उसके माइंड में, डरा रहता है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, इसी में रहता है वो परफेक्शन की तलाश में होता है। बेसिकली IBS वाला पेशेंट हमेशा परफेक्शन की तलाश में होता है। उसको लगता है कि हर चीज़ परफेक्टली होनी चाहिए जो कि मेरे से हो नहीं रही। और दूसरा, उसको दोष देखने की आदत रहती है, हर चीज़ में वो कमी निकालता है। इन पैटर्न की वजह से
हर चीज़ में दोष देखने की, जल्दबाजी करने की, बैलेंस करने की होड़ में, हर चीज़ को रेक्टिफाई करने की, हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग होने की चक्कर में वो तनाव ग्रसित रहता है। और जब तनाव ग्रसित रहता है तो उसके जो बॉडी के स्रोत हैं, जो अग्नि के जो स्रोत हैं, वो संकुचित हो जाते हैं। और जब वो संकुचित हो जाते हैं तो रस वह स्रोतोदुष्टि हो जाती है। रस वह स्रोतोदुष्टि जब होती है तो डाइजेस्टिव जूसेस पूरे बन नहीं पाते, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सही से नहीं हो पाती, डाइजेशन प्रॉपर वे से नहीं हो पाती। तो उसकी वजह से उसको कभी अतिसार, कभी ग्रहणी, कभी अर्श, और लास्ट में अगर ना ट्रीट किया जाए तो उदर रोग भी हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ कि कैसे थॉट्स डिजीज़ को ओरिजिनेट करते हैं, कैसे थॉट्स मानसिक दोष को उत्पन्न करते हैं, और वो मानसिक दोष धीरे धीरे स्मृति को विभ्रष्ट करते हैं। धीरे धीरे स्मृति जब विभ्रष्ट होती है तो प्रज्ञापराध होता है, प्रज्ञापराध जब होता है तो मिथ्याहार विहार अपने आप होता है। तो ये पैटर्न जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया, ये हम कल भी डिस्कस करने वाले हैं, इसके आगे हम बढ़ने वाले हैं कि कैसे डिजीज़ ओरिजिनेट होती है। तो नेक्स्ट टाइम अभी आप पेशेंट देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ उसके जो आपसे वो बात कर रहा है उस तकलीफ से मत ना रहें, पीछे डीप हिस्ट्री में जाएं, पेशेंट के बॉडी टाइप, उसका बिहेवियरल पैटर्न को समझें, रैदर देन कि वो क्या उसकी प्रकृति है। मेरे हिसाब में प्रकृति भी थॉट से ही ओरिजिनेट होती है। वी विल डिस्कस इट ऑन लेटर फेजेस कि कैसे एक प्रकृति बनती है, क्यों एक कोई वात प्रकृति में जन्म लेता है, क्यों एक कफज प्रकृति में जन्म लेता है, और अगर ले लिया है जन्म तो क्या वो चेंज नहीं कर सकता, कैसे कोई सम प्रकृति में जन्म लेता है। तो हम वो आगे डिस्कस करेंगे, उसके क्या कारण फैक्टर रहते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि सिंगल मात्र एक कारण है, वो है विचार। और विचार लेने की शक्ति आप में है, विचार लेने की फ्रीडम आप में। जो विचार आपने बार बार रिपीट कर लिया, आप उस तरफ चल पड़े, उसके हिसाब से मानसिक दोष पैदा हो गए और उसी के हिसाब से शारीरिक दोष पैदा हो गए। अब हम कल देखेंगे कि कैसे कौन से थॉट्स लेने से कौन सा मानसिक दोष पैदा होता है, और मानसिक दोष से कौन से शारीरिक दोष पैदा होते हैं, और उसके हिसाब से किस किस टाइप से व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। अभी मेरा बीए मुझे बोल रहा है कि टाइम ओवर हो रहा है, और कितने मिनट रहते हैं हमारे पास? 3-4 मिनट। हाँ, तो कोई आपका डाउट है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं। तो हाँ, अगर अभी नहीं डिस्कस कर सकते हम तो आप कोई अपना वॉइस मैसेज डाल सकते हैं, तो हम उसके हिसाब से भी डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, किसी ने अगर किया तो क्वेरी के लिए तो अभी बता सकते हैं मुझे। है कोई क्वेश्चन? अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लोज कर रहे हैं आज के लेक्चर को। ठीक है सर? हाँ, ओके।